10वीं क्लास, ये है तुम्हारा चैप्टर 3 साइंस का, एनसीईआरटी का। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसमें मैं केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ तुम्हें, जो तुम्हें कल कॉपी में करके लाने हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों चैप्टर में तुम्हें आज फाइनल करवा रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड पहले करवा दिया, थर्ड अब करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए इनको बोर्ड के हिसाब से ही तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन को याद करना अच्छे से। धातु जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखो, धातुओं का जो सामान्यतः गुण होता है वो होता है कि धातु द्रव नहीं होती। ज़्यादातर धातुओं कैसे होती है, अधिकतर ठोस होती है। अब ये एक अलग से धातु है जो कि ठोस नहीं है, ये क्या है, द्रव है। पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं उनमें से द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मरकरी है। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो अधातु है आपके क्या, ब्रोमीन। ये भी आप नोट कर लेना कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम क्या है, Br ब्रोमीन। ठीक। अधातु जो कि विद्युत का चालक करती है वो है आपकी ग्रेफाइट। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु का उपयोग करते हैं हम किस रूप में, सोल्डर के रूप में। यानी सोल्डर वो मिश्र धातु है जिससे तारों की वेल्डिंग की जाती है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के निर्माण में Na+ आयन और Cl- आयन के मध्य में कौन सा आकर्षण बल लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। सिनेबार किस धातु का सल्फाइड है। सिनेबार शब्द आएगा, उसके सल्फाइड का नाम पूछा जाएगा, सल्फाइड है तो वो है आपके HgS, आपके मरकरी का सल्फाइड है वो, ये मरकरी है Hg। किस धातु की मिश्र धातु को उन धातुओं का अमलगम कहा जाता है, मरकरी को। मरकरी धातुओं के जो मिश्र धातु हैं उनको उन धातुओं का क्या कहते हैं, अमलगम। अब है आपके कि पीतल और कांसा किस धातुओं की मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने पे क्या बनती है, मिश्रण बनता है, तो मिश्र धातु। जैसे कि पीतल, जो हमारे घर में पीतल के बर्तन है वो, और जो कांसे की थालियाँ वगैरह बर्तन है वो, तो पीतल एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जिंक से बनी है। तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनने वाली धातु जो है वो कौन सी है आपकी, पीतल। पीतल के बर्तन देखते हो घर में। ऐसे आपके कांसा यानी कि कॉपर और टिन, इन दोनों को मिला दोगे, कॉपर को और टिन को, तो इससे जो धातु बनेगी आपकी वो बनेगी क्या, कांसा। फिर है आपके कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल अगर 3:1 के में मिलाएं हम, यानी 3:1 में मिलाएं तो बनने वाला पदार्थ क्या होगा, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया को बोलते हैं अम्लराज। देखो 2 क्वेश्चन है आपके कि अम्लों का राजा, अम्लों का जो राजा है वो तो है आपके H2SO4। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि अम्लराज क्या है। तो अम्लराज में क्या होता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो शब्द है ना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये वाला, इसका सूत्र होता है HCl। इसके कितने अणु लिए, 3 अणु। ठीक है, प्लस आगे बोला गया है कि नाइट्रिक अम्ल का 1 अणु, तो 1 अणु किसका लेना है, HNO3 का, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो दोनों को मिला के और क्या बनाते हैं, एक्वा रेजिया। अब एक्वा रेजिया देखो काम क्या आता है, ये क्या करता है कि जो सोने के आभूषण होते हैं आपके, जो आपके गहने होते हैं, उन गहनों को पिघला सकता है, ये पिघला सकता है और पिघला के कुछ अन्य आकार में बदल सकता है, या फिर उनकी साफ सफाई कर सकता है ये एक्वा रेजिया। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई एक्वा रेजिया का सूत्र बताओ। तो एक्वा रेजिया का सूत्र ये है कि 3 अणु HCl के और 1 अणु HNO3 का, लेकिन ये अणु होने कैसे चाहिए, सांद्र होने चाहिए। ठीक है,
यानी कि विलय की मात्रा ज़्यादा। आज जो क्लास में मैंने प्रैक्टिकल करवाए अम्लों के, आपको अम्ल क्षारों के, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभिक्रियाशीलता धातु को, यानी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। यानी कोई अभिक्रियाशील धातु है जिसको हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, और आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया लिखी है। अब देखो, किसी भी धातु की, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किसी भी धातु की क्रिया, अगर किसी भी धातु की क्रिया अगर आप अम्ल से कर दोगे तो उसमें से जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। तो किसी अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और आयरन की Fe प्लस में H2SO4 क्या है, अम्ल है, आयरन क्या है आपके, धातु है। तो आयरन क्या है यहाँ पे, धातु है, और H2SO4 क्या है आपके, अम्ल। तो अम्ल और धातु की क्रिया करवाने पे गैस कौन सी निकल रही है बाहर, आपके हाइड्रोजन। और क्या बन रहा है आपके, आयरन सल्फाइड, यानी फेरस सल्फाइड बन रहा है आपके, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फेट बन रहा है आपके। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता रहा हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। और क्वेश्चन आगे है आपके कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया लिखी है। तो किसी भी अभिक्रियाशील धातु का अगर अम्ल से हम क्रिया कराएंगे, HCl अम्ल आपके, तो कौन सी गैस निकलेगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो Fe प्लस H2SO4, तो Fe क्या है आपकी, धातु है, और धातु की क्रिया आप किससे करवा रहे हो, अम्ल से करवा रहे हो। जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाओगे तो गैस कौन सी निकल रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन, और साथ में क्या बन रहा है आपके, आयरन सल्फेट बन रहा है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अब है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, और जिंक ऑक्साइड है आपके ZnO। तो ये क्या करेंगे कि अम्लों के साथ भी क्रिया करेंगे ये, प्लस क्षारों के साथ भी क्रिया करेंगे। तो दोनों के साथ ही क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। तो ऐसे ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फीफिटिक ऑक्साइड बोलते हैं इनको। अब है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा N2O और MgCl2 के निर्माण को दर्शाए। अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन देना इधर से उधर। अब क्या होता है, देखो, सोडियम के 2 अणु हैं, तो सोडियम के 2 अणु, सोडियम का एक अणु 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो सोडियम के 2 अणु क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन अकेले को ही कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी जो संरचना होगी, जैसे ये होता है क्या, देखो, ये सोडियम के 2 अणु है Na और Na, और इन दोनों अणुओं ने किसको अपने साथ क्रिया कर रखी है, ऑक्सीजन से। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा इस तरीके से। तो इसको हम देखेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर प्लस आ जाएगा दोनों पे, और ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन लेगी तो इस पर आ जाएगा -2। तो ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है आपके, ये ऑक्सीजन, इस पर -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए दोनों से। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो ये आपको दिखा भी रखा है कि ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए ऑक्सीजन ने, यहाँ पे -2 लग गया ऑक्सीजन के ऊपर। पहले ऑक्सीजन क्या थे, 2 6, अब ऑक्सीजन क्या हो गए, 2 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ऑक्सीजन के पास में, आपके 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किए इसने, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो -2 हो गया इसके ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, देखो, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, देखो इसको 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष। अब ये बाह्यतम कक्ष क्या होता है, संयोजी कक्ष क्या होता है, ये 9th क्लास में मैंने पढ़ाया है।
और डिटेल्स में मैं आपको क्लास में और बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल आपको याद रखना है कि सोडियम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको। यहाँ आपको दिख रहा है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि देखो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा यहाँ पे, इसी तरीके से ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहले कितना है 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन अब देखो देने के बाद इसके पास में देखो 1 2 3 4 5 और 6 और ये माइनस के 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो 6 तो पहले ही थे, 2 और आ गए, तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, तब जाके ये बनाए। तो ये आपको पूरा बताना है इस तरीके से। इसी तरीके से MgCl2 का निर्माण है। अब Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है, Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है कितना आपके 12। Mg का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है आपके 12। अब Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपके 1s2 2s2 और 2p6 और आपके 3s2। अब इसके बाह्यतम कक्ष में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले। अब इसके साथ में क्या हो रहा है कि एक आपको पता है कि एक के साथ में 2 Cl जोड़ रहे हैं। Cl को यानी Cl का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपके 3p5, यानी एक Cl का ये है, यानी कि P में 6 होने चाहिए लेकिन है कितने 5। तो एक Cl को 1 चाहिए, तो दोनों Cl को कितना चाहिए 1 1 चाहिए। तो यहाँ पे 3p5 की जगह जैसे ही इनको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वैसे 6 की 5 की जगह क्या हो जाएंगे यहाँ पे 6 6 हो जाएंगे। तो एक Mg ही इनको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे देखो ये Mg इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो ये Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देगा इस Cl को और एक इलेक्ट्रॉन देगा इस Cl को, वो लगा नहीं रखा लेकिन आपको याद ना इधर। तो Mg जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने तो इसके ऊपर तो +2 आएगा, और जब क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर -2 आ जाएगा। ठीक है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 और 2 क्लोरीन है तो -2। तो इस तरीके से ये अणु बनेगा आपके MgCl2। अब है आपके क्वेश्चन है नेक्स्ट कि सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। देखो होता क्या है, लिथियम आपके लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये है 3, ये है आपके 11 और ये है आपके 19। ठीक है, इनके बीच का अगर अंतर देखोगे तो 8 का अंतर चल रहा है इनके बीच में। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। ये धातुएं बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कि वायुमंडल में उपस्थित किससे, ऑक्सीजन से, और वहाँ वायुमंडल में उपस्थित नमी से, नमी का मतलब आर्द्रता, ये ऑक्सीजन और नमी से तेजी से अभिक्रिया करते हैं तथा आग पकड़ लेते हैं। अतः वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इन्हें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। इन्हें किस में रखा जाता है, केरोसिन, ठीक, संग्रहित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक निस्तापन और भंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। निस्तापन क्या होता है कि धातु कार्बोनेट के अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या कहलाता है आपके निस्तापन। यानी कोई भी आपके धातु कार्बोनेट है, अब इस धातु कार्बोनेट को अगर आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो ये क्या होगा, आपके धातु ऑक्साइड में बदलेगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति है यानी ऑक्सीजन है तो क्या होगा, निस्तापन। और भंजन क्या कहलाता है, सल्फाइड अयस्क को, अब यहाँ पे धातु कार्बोनेट को था, यहाँ पे क्या सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, भंजन। अब यहाँ पे क्या सल्फाइड अयस्क है जैसे AgS, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फाइड है और यहाँ पे क्या था, कार्बोनेट था, जैसे धातु का है CaCO3 Na2CO3 या NaHCO3। तो ये क्या कार्बोनेट है सब के सब, या आपके CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। तो ये क्या है, सारे कार्बोनेट है और ये क्या सल्फाइड है। तो सल्फाइडों को अगर आपने गर्म किया वायु की उपस्थिति में तो क्या होगा, भंजन। और आपने धातु कार्बोनेटों को गर्म किया तो क्या होगा, निस्तापन। दोनों की परिभाषा एक जैसी है। फिर है आपके कि तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र चित्र बनाइए। अब आपको क्या करना है कि तांबे का परिष्करण यानी तांबे को हम कैसे प्राप्त करते हैं
उसका विद्युत अपघटनी विधि का आपको सचित्र वर्णन करना है। ठीक, तो आपने ये चित्र देख लेना है पहले। ये देखो, यहाँ पे सपोज करो ये एनोड पंख है, ये है गंदगी, और इसमें ये आपके क्या तांबे का अयस्क है, कोई तांबा पड़ा हुआ है इसमें। आपने इसमें एक बैटरी से विद्युत से क्या लगा दिया, एनोड, और एक क्या लगा दिया, कैथोड। एनोड प्लस होता है, आप जानते हो बैटरी का, कैथोड क्या होता है, माइनस। अब इस चित्र में आप क्या करोगे कि अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिसे मैंने बताया था आपको, आज ही बताया था, कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब जल में डाल दिया है, याद करो, ये नीला नीला दिख रहा है, नीला तोता, आज ही दिखाया था मैंने आपको। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड, अशुद्ध जो धातु होगी उसे एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड पे प्राप्त करते हैं। यानी कि इस जगह पे शुद्ध धातु प्राप्त होगी आपके, किस पे, कैथोड परत पे। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। चित्र के अनुसार विद्युत अपघट्य से जब विद्युत प्रवाहित होती है, यानी कि यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से जब लाइट आती है तब एनोड से अशुद्ध धातु अपघट्य के रूप में घुल जाती है यहाँ से, तथा इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पे जमा हो जाती है। यानी कि अशुद्ध जो धातु है यहाँ छूट जाएगी इस तरीके से, और जो शुद्ध धातु होगी वो क्या होगी, आपके कैथोड पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। ये देखो, या एनोड से अशुद्ध धातु को अलग करते हुए दिखा रहे हैं, जबकि कैथोड पे क्या है, आपकी शुद्ध धातु जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो कैथोड में हमें शुद्ध धातु मिलेगी, एनोड से क्या, अशुद्ध धातु जाती रहेगी। अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पे जमा हो जाती है। अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। अब ये जो अशुद्धियाँ हैं, ये देखो, ये वाली अशुद्धियाँ, ये क्या है, विलयन में रह जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके हो गया है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 15। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, विलयन किसका है बेटा, कॉपर सल्फेट का, और इसमें टुकड़े किसके डाले जा रहे हैं, जिंक के, तब कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है। कारण लिखिए, व अभिक्रिया के समीकरण भी दीजिए। जिंक की अभिक्रियाशीलता, जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर की तुलना में अधिक होती है। यानी कि जिंक बहुत अधिक क्रियाशील है, किसकी तुलना में, कॉपर। कॉपर कम क्रियाशील है। अतः जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापन, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। अतः जिंक सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब आपको पता है कि ये तो आज ही देखा है हमने क्लास के अंदर, नीला रंग कॉपर सल्फेट का, लेकिन जब ये जिंक यहाँ पे जुड़ेगा, जिंक सल्फाइड बनेगा, तो विलयन कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने आज ही पढ़ा है क्लास के अंदर, प्रैक्टिकल देखा इसका। अब है आपकी कि थर्मिट अभिक्रिया लिखिए तथा इसके उपयोग बताएं। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो मैं बना चुका हूँ क्लास के अंदर, Fe2O3, तथा एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये तो देखो आयरन आपके ऑक्साइड है Fe2O3, और यहाँ पे एल्युमिनियम धातु ले ली। अब आयरन तो क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ये जो एल्युमिनियम ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण भी हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, आपके अपचयन भी हुआ है। देखो इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो आप, देखो आयरन तो फ्री हो गया है, आयरन का तो क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है। सबको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि आयरन का तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके आयरन तो फ्री हो गया, तो आयरन का तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये अपचयन हुआ है, आयरन को छोड़ के चलेगी ऑक्सीजन। और एल्युमिनियम का यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, और साथ में क्या निकली है, ऊष्मा। तो ये कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी में मशीनों के कलपुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, रेल की पटरियाँ, जैसे ये पटरी है, इसमें कोई दरार पड़ गई तो क्या करेंगे कि लोहे के बीच में एल्युमिनियम को डालेंगे, तो एल्युमिनियम वहाँ से फ्री होकर लोहा उसको जोड़ देगा। ठीक है, फिर है आपके कि आयनिक यौगिकों के गुण धर्म बताइए। यानी कि आयनिक जो यौगिक होते हैं उनके गुण धर्म। तो धन व ऋण आयनों के मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं।
इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है और ये जल में कैसे हैं, घुलनशील। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आयनिक यौगिक क्या होता है आपके, जैसे नमक होता है जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं आयनिक यौगिक। ये देखो, ये नमक का सूत्र है NaCl, ये नमक आपके साल्ट है, लेकिन इनके बीच में जो बंध है ना, वो बंध कौन सा आपके आयनिक बंध है Na+। तो ये तो हुआ आपके धनायन और Cl-, ये हुआ आपके ऋणायन, ये दोनों। अब इनके बीच में जो बंध है वो क्या है आपके, बहुत मजबूत आकर्षण बल है। इसके कारण ये देखो आपके नमक कैसा होता है, ठोस होता है, कठोर होता है, भंगुर होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक कैसे होता है, उच्च होता है और ये जल में घुल भी जाता है। तो हमारे घर में उपस्थित नमक को हम आयनिक यौगिक के रूप में देखते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आयनिक यौगिक। फिर आपकी कि धातु की जल वाष्प से, धातु की क्रिया जल वाष्प से, जो मैंने कल करवाई थी, लोहे की क्रिया पे पानी की बूंद, आर्द्रता बताई थी आपको। एक लोहे की रॉड ली थी आपके सामने और उस रॉड पे बताया था कि देखो इस पर पानी की बूंद गिरेगी तो क्या क्या होगा। ये 7 अभिक्रिया लिखिए तथा अभिक्रिया के लिए आवश्यक चित्र भी बनाइए। यहाँ पे देखिए, ये तो देखो बर्नर है जो आज क्लास में बताया मैंने आपको, और ये पूरी क्या है आपके टेस्ट ट्यूब है जिसको हमने ऐसे घुमा रखा है। ये टेस्ट ट्यूब पे हमने क्या किया, कॉर्क लगा दिया और टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से फिक्स कर दिया। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया कि पानी डाल दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ग्लास वुल आपके, और पानी डाल दिया हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे बीच में रख दिया एक मेटल का सैंपल, मेटल का मतलब धातु। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको देख सकते हो कि देखो ये तो क्या धातु का कोई टुकड़ा रखा हुआ है बीच में, ये पानी की कुछ बूंदें पड़ी हुई है यहाँ पे। अब पानी क्या होगा, इसको हम अगर हम इसको आग देंगे पानी को, तो पानी क्या बन जाएगा, ये गैसीय फॉर्म में आ जाएगा। और गैसीय फॉर्म में आके पानी किस में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। और वाष्प क्या करेगी, इस धातु के साथ क्रिया करेगी और क्रिया करके इस तरीके से जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि इस पानी के अंदर गैस कौन सी बनेगी धातु से जब वाष्प क्रिया करेगी। तो आपको पता है कौन सी गैस बनती है, हमेशा ही हाइड्रोजन गैस बनती है। आपको कई बार बता चुका हूँ कि धातुओं से जब भी जल क्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनेगी, आपके हाइड्रोजन गैस बनेगी। और यहाँ हम अगर बत्ती जलाते हैं ऊपर, जैसे मोमबत्ती वगैरह यहाँ पर जला के रखते हैं, तो इसमें से फट फट की आवाज़ आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है RBS बोर्ड का, उस बोर्ड एग्ज़ाम में 2022 में ये चित्र पूछा हुआ है, ये अभिक्रिया पूछी हुई है और सीधा ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब देख लो, धातु की जल वाष्प से, 5 का नहीं था शायद, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन तो होगा। देखो धातु की अभिक्रिया लिखना है और कुछ ज़्यादा लिखना भी नहीं है। ये धातु है, ये जल है, ये आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड मैंने बना के बताया था, ये वाटर कंटेंट निकल गया, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया आपके बाहर, हाइड्रोजन गैस। तो बहुत सीधी अभिक्रिया है, ये चित्र के भी नंबर है, ठीक है। इसमें दे रखा है रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ स्टीम, स्टीम का मतलब होता है जल वाष्प। अब है आपके लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि लवण के विलयन की चालकता जांच करने के लिए नामांकित चित्र बनाओ। तो देखो जब भी आपको ऐसे चित्र बनाने विद्युत से रिलेटेड, तो एक तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, प्लस का और एक माइनस का। एक बनाना पड़ेगा आपको क्या, कैथोड, और एक क्या बनाना पड़ेगा आपको, एनोड। तो 2 तो ये आपको इलेक्ट्रोड बनाने, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोड। 2 तो आपको क्या बनाने, इलेक्ट्रोड बनाने। एक बीकर, जो मैंने बीकर आज क्लास में बताया था सबको, और फिर ग्रेफाइट की छड़ से इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और जांच करने वाला विलयन बना दिया हमने, ठीक है। केवल आपको चित्र बनाना है। तो इस तरीके से आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों चैप्टरों को लिखना है, वीडियो को 1-1, 2-2 बार देखना है। कल सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को नहीं आना है, और जो बच्चे हैं ओनली कौन से जो रेगुलर क्लासेस के, उन्हीं बच्चों को आना है। और परसों के दिन यानी शनिवार को आपका इसका फाइनली तीनों चैप्टरों का क्या होगा, टेस्ट होगा। अब मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि जो भी बच्चा अभी तक नहीं आया वो भी इन तीनों वीडियोज़ को देखे, और देखकर क्या करना है, लिखना है। और गलती नहीं करनी है, चित्र की जगह चित्र बनाना है, और साफ साफ राइटिंग में क्वेश्चंस को लिखना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा तीनों चैप्टरों से। और तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट पे आप डाल सकते हो, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा। बाकी
कल आपको क्लास में समझाया जाएगा।